हेलो एवरीवन। तो बात करते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के बारे में। एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस क्या होता है? आई विल बी टेलिंग यू दिस विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। मान लीजिए ये कोई माइक्रोब है जो आपकी बॉडी में आ गया है और इसके अगेंस्ट आपने एक एंटी माइक्रोबियल दी है। ये एंटी माइक्रोबियल क्या है? ये इस ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट काम नहीं कर पा रही है, इसको ही हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस बोल देंगे। इसका मतलब कि ये माइक्रोब जो है ये रेजिस्टेंट हो गया है अगेंस्ट दिस एंटी माइक्रोबियल। अब ये एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होती है ये दो तरीके की हो सकती है, या तो हो सकती है नेचुरल या हो सकती है एक्वायर्ड। अब देखिए नेचुरल एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती क्या है। मान लीजिए कि ये जो आपने एंटीबायोटिक दी है ये है सेल वॉल सिंथेसिस इनहिबिटर, और ये जो बैक्टीरिया है इसके पास सेल वॉल नहीं है, तो ये क्या इनहिबिट करेगा? ये तो कुछ इनहिबिट कर ही नहीं पाएगा। तो इसका मतलब ये जो हमारा माइक्रोब है इट इज़ नेचुरली रेजिस्टेंट अगेंस्ट दीज एंटी माइक्रोबियल्स विच आर इनहिबिटिंग द सेल वॉल सिंथेसिस। तो ये हो गया हमारा नेचुरल रेजिस्टेंस। इसका मतलब कि जब से वो बैक्टीरिया प्रेजेंट है तब से वो उस स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल के अगेंस्ट रेजिस्टेंट है। अब हम देख लेते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। ये क्या होती है कि मान लीजिए ये नॉर्मल बैक्टीरिया था और हमने इसके अगेंस्ट कोई भी एंटी माइक्रोबियल दे दी। अब शुरू में जब हमने वो एंटी माइक्रोबियल दी तो वो बैक्टीरिया मर जा रहा था, लेकिन आफ्टर सम टाइम उसके बॉडी मतलब आफ्टर सम टाइम उस बैक्टीरिया के अंदर कुछ ऐसी म्यूटेशंस आई जिसकी वजह से अगर आप अब वो सेम एंटी माइक्रोबियल दे रहे हैं तो वो ऑर्गेनिज्म नहीं मर रहा है। इसको हम बोलते हैं एक्वायर्ड रेजिस्टेंस। तो हमारा जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है इट मे बी एक्वायर्ड और इट मे बी नेचुरल। एक्वायर्ड जो होता है वो पहले सेंसिटिव होता है, मीन्स इट वॉज अर्लियर सेंसिटिव, लेटर इट डेवलप्ड रेजिस्टेंस। तो अब देख लेते हैं कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं या कोई भी माइक्रोब होते हैं वो अपने अंदर एंटी माइक्रोबियल ड्रग रेजिस्टेंस लाते कैसे हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट द मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। मान लीजिए कि ये जो माइक्रोब है ये हमारा पूरा का पूरा जो आपको घर दिखाया जा रहा है वो है, और जो एंटी माइक्रोबियल है ये डीमन है। तो ये डीमन जो है ये घर के अंदर आके कुछ हार्म करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये घर जो है ये प्रोटेक्ट होना चाह रहा है क्योंकि ये तो माइक्रोब है। सो अब देखेंगे हम कि किस तरीके से इस घर के लोग या ये घर में इस डीमन की एंट्री कैसे रुकती है। तो उसी तरीके से हम पढ़ेंगे कि एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस कैसे डेवलप होती है। अगर आपको किसी को भी अपने घर आने से रोकना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? उसे घर के अंदर आने ही नहीं देंगे। तो पहला है कि उसको घर के अंदर आने ही नहीं देंगे। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि अगर वो घर के अंदर आ गया तो हम उसको घर से बाहर भगा देंगे। तीसरा क्या होता है कि अगर वो घर के अंदर आ गया तो हम घर के अंदर ही उसको इनएक्टिवेट कर देंगे, उसको मार पीट कर देंगे उसके साथ। चौथा क्या हो सकता है कि जिस काम से वो आया था हमने उस काम की जगह इसको किसी और ही काम पे लगा दिया, तो ये हमें हार्म नहीं कर पाएगा। और पांचवा क्या होता है कि इसका मेटाबॉलिज्म जो होता है हम वो इनहिबिट कर देते हैं। ठीक है। सो अब हम देखते हैं, अगर हम बात कर रहे थे इसके घर के अंदर ही नहीं आने देंगे, इसका मतलब डिक्रीज़ इन परमिएबिलिटी। इसका मतलब उसको आने ही नहीं देगा, जो माइक्रोब है वो उस एंटी माइक्रोबियल को अपने अंदर आने ही नहीं देगा बाय द प्रोसेस ऑफ डिक्रीज़ इन परमिएबिलिटी। फिर अगर वो घर के अंदर आ गया है तो उसको बाहर भगा देगा। ये काम कौन करते हैं? ये काम करते हैं इफ्लक्स पम्प्स। इसका मतलब अगर कोई भी एंटी माइक्रोबियल किसी माइक्रोब के अंदर आया तो उस माइक्रोब के अंदर इफ्लक्स पम्प्स होंगे जो कि वापस उस एंटी माइक्रोबियल्स को बाहर ले जाएंगे। तीसरे की बात कर लेते हैं। अब क्या हुआ? वो आया लेकिन उसको यहाँ पे मार दिया, इसका मतलब इनएक्टिवेट कर दिया। तो हम देख लेते हैं कुछ एंजाइम्स जो कि इनएक्टिवेट कर देते हैं उस स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल को जो आपने दी है। तो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स। अब देख लेते हैं चौथा क्या होता है। चौथा क्या था कि जिस काम से वो आया था हमने उसकी जगह उसको किसी और काम में लगा दिया। इसका मतलब कि जो ड्रग का टारगेट था वो हमने ऑल्टर कर दिया, मींस उसे काम कहीं और पे करना था और हमने इसकी बाइंडिंग किसी और के साथ करवा दी। तो ये हो जाता है कि ऑल्टर्ड ड्रग टारगेट रेजिस्टेंस। और पांचवा और आखिरी है हमारा
कि हम इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा वो ऑल्टर कर देंगे। मतलब जिस तरीके से इसको काम करना था ये उस तरीके से काम नहीं कर पा रहा क्योंकि इसका मेटाबॉलिज्म ऑल्टर हो गया। तो इस तरीके से हम मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस पढ़ेंगे। पहला क्या पढ़ेंगे कि उसको आने ही नहीं देंगे, अगर आया तो उसको बाहर निकाल देंगे, अगर फिर भी आ रहा है तो हम उसको किल कर देंगे, और अगर किल करने से भी बात नहीं चल रही है तो उसका जो हमने इसका टारगेट था वो टारगेट चेंज कर देंगे, या फिर इसका जो मेटाबॉलिज्म था उसको हम डिफरेंट कर देंगे। मतलब इसका मेटाबॉलिज्म जो होगा उसको हम ऑल्टर कर देंगे। ठीक है, तो अब ये कहानी देख लेते हैं। ये पूरा का पूरा घर है, इसको आप माइक्रोब समझ लो, और एंटी माइक्रोबियल है ये डीमन। अब देखो घर के अंदर ना ये क्वीन बैठी हुई है आराम से चेयर पे। इस क्वीन का नाम है वर्षा, VRSA, वर्षा। लेकिन क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये डीमन जो है वो इस क्वीन को आके मारे, तो हम इसका नाम रख देते हैं मरसा। तो उसको लगेगा कि मैं तो वर्षा की खोज में आया हूँ लेकिन ये तो मरसा है, तो वो डीमन इसको नहीं मारेगा। दूसरी बात, अगर हमें डीमन को बाहर भगाना है तो हमें कोई स्ट्रॉन्ग लाना पड़ेगा। तो स्ट्रॉन्ग क्या है? ये टाइगर है स्ट्रॉन्ग, और ये टाइगर 4 पहियों वाली, इसमें 2 पहियों वाली साइकिल बनी है। चलो हम 2 अपनी तरफ से बना देते हैं। ये टाइगर जो है ये 4 पहियों वाली साइकिल पे बैठ के इस डीमन को भगाने जा रहा है अपने घर से। समझ में आ गया? और इस डीमन को मारने के लिए ये बच्चा एक केमिकल तैयार कर रहा है कि अगर डीमन हमारे घर पे आ गया तो मैं एक केमिकल से इसको मार दूंगा, और वो केमिकल बना रहा है वो विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल। ठीक है, और इस बच्चे की एज क्या है? इस बच्चे की एज है कम। इतना समझ में आ गया? एक क्वीन बैठी है जिसका नाम वर्षा है, लेकिन हमें इसका नाम हमने मरसा रख दिया है। क्यों? क्योंकि अगर डीमन आएगा तो वो तो वर्षा को मारने आएगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि इसका नाम तो मरसा है तो वो इसको नहीं मारेगा। दूसरा, हमें डीमन को बाहर भगाना है अपने घर से, तो हम कोई स्ट्रॉन्ग चीज़ को यूज़ करेंगे। तो हम क्या यूज़ करेंगे? हम यूज़ करेंगे अपना टाइगर। जो हमारे पास टाइगर है बंधा हुआ, उसको हम एक साइकिल देंगे, वो भी कितने पहियों वाली? 4 पहियों वाली साइकिल देंगे, और वो टाइगर उस डीमन को भगा देगा। तीसरा क्या है कि हमने मारना है उस डीमन को, हमने इनएक्टिवेट करना है उस डीमन को। तो उसके लिए बच्चा एक केमिकल बना रहा है विद द हेल्प ऑफ अ फेविकॉल, और बच्चे की एज क्या है? उसकी एज है कम। तो अब हम देख लेते हैं एंजाइम्स क्या करते हैं कि इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स होते हैं जो कि ड्रग को बैक्टीरिया के अंदर आते ही इनएक्टिवेट कर देते हैं। इसका मतलब ये डीमन जैसे ही अंदर आएगा तो बच्चे ने जो केमिकल बनाया है विद द हेल्प ऑफ दैट फेविकॉल, उस कम एज वाले बच्चे ने जो बनाया है विद द हेल्प ऑफ फेविकॉल वो केमिकल, तो वो उस डीमन को इनएक्टिवेट कर देगा। इसका मतलब ये एंटी माइक्रोबियल जो है ये बॉडी में जो माइक्रोब है उसके अंदर जाके इनएक्टिवेट हो जाएगी। सो डेवलपमेंट ऑफ इनएक्टिवेटिंग एंजाइम लीड्स टू रेजिस्टेंस। और ये कौन कौन से ड्रग में देखी जाती है? तो क्या बच्चे की एज क्या थी? बच्चे की एज इसकी क्या थी? कम थी। तो एज कम थी, AGE अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये मैंने पहले ही बता रखा है, कहीं भी मैं एज का जिक्र करूँ इसका मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स है। आई नो इसका कोई तुक नहीं बनता, लेकिन फिर भी याद करना है। तो जो ये बच्चा है ये किसी का बेटा तो हो गई, तो इसमें याद करेंगे हम बीटा लैक्टम्स। और वो किस चीज़ से इनएक्टिवेटिंग एंजाइम बना रहा है? फेविकॉल से। तो फेविकॉल से हो जाएगा क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हो गया एज से, वो बच्चा है वो किसी ना किसी का बेटा होगा तो बीटा लैक्टम्स, और फेविकॉल से वो इनएक्टिवेटिंग एंजाइम बना रहा है तो इट इज़ क्लोरमफेनिकॉल। ठीक है, जो हमारी ई कोलाई होती है इट प्रोड्यूसेस बीटा लैक्टमेजेस, जो कि पेनिसिलिन्स और सिफेलोस्पोरेंस जो होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, अब हम आते हैं ऑल्टर्ड ड्रग टारगेट पे। इसका मतलब कि उसे एक्ट कहीं और पे करना था, लेकिन अब वो टारगेट जिस पे उसे एक्ट करना था वो ही ऑल्टर हो गया, तो अब वो एक्ट कहाँ पे करेगा? इसका मतलब कि जहाँ पे जिसको मारना था उसका नाम था वर्षा, लेकिन हमने तो उसका नाम ही चेंज कर दिया, उसका नाम हमने कर दिया मरसा। तो अब वो कहाँ पे काम करेगा? वो एक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो हमने उसका टारगेट जो था वो ऑल्टर कर दिया। तो ऑल्टर्ड ड्रग टारगेट, बैक्टीरिया चेंजेस द टारगेट ऑन विच द ड्रग एक्ट्स। ये
किस किस में देखा जाता है? MRSA मेथिसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफाइलोकोकस ऑरियस एंड VRSA वेंकोमाइसिन रेजिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। और चेयर पे कौन बैठी है? क्वीन, तो फ्लोरोक्विनोलोन्स। देखो जो क्वीन थी इसका मतलब जो फ्लोरोक्विनोलोन्स उसका नाम क्या था? वर्षा, तो VRSA, लेकिन उसका नाम वर्षा से चेंज कर दिया था हमने मरसा, तो MRSA, जिसकी वजह से ड्रग का टारगेट जो था वो ऑल्टर हो गया था। इसका मतलब जो डीमन उस क्वीन पे अटैक करने वाला था वो टारगेट हमने ऑल्टर कर दिया था। अब ईफ्लक्स पम्प्स पे आते हैं। ईफ्लक्स मतलब बाहर निकालना। इसका मतलब जो ये माइक्रोब है इस एंटी माइक्रोबियल को जैसे ही वो अंदर आएगी उसको बाहर निकाल देगा। इसका मतलब ये डीमन जब भी हमारे घर के अंदर आएगा तो उसको बाहर कौन निकाल लेगा? ये टाइगर निकालेगा। और ये टाइगर कितने पहियों वाली साइकिल पे है? 4 पहियों वाली साइकिल पे। तो अब देख लेते हैं। व्हेन द ड्रग एंटर्स द बैक्टीरिया दीज पम्प्स पुश आउट द ड्रग। और ये किस किस में देखा जाता है? ये देखा जाता है 4 पहियों वाली साइकिल मतलब टेट्रासाइक्लिन्स, और उसको कौन चला रहा है? टाइगर, तो टाइगेसाइक्लिन। ठीक है, तो ईफ्लक्स पम्प्स किस किस में देखा जाता है? टेट्रासाइक्लिन एंड टाइगेसाइक्लिन्स में। अब हम देख लेते हैं ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म, कि ये जो आया इसका हमने मेटाबॉलिज्म ऑल्टर कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कि जो ये एंटी माइक्रोबियल हमने दिया था ये क्या कर रहा था? ये हमारे बैक्टीरिया के अंदर फॉलिक एसिड का प्रोडक्शन रोक रहा था कि फॉलिक एसिड प्रोड्यूस नहीं होगा तो बहुत सारी चीज़ें नहीं बनेगी, तो ये मर जाएगा। लेकिन ये जो बैक्टीरिया है या ये जो माइक्रोब है बहुत ज़्यादा चालू है, इसके पास पहले से फॉलिक एसिड पड़ा था, तो इसने वही फॉलिक एसिड यूज़ करना शुरू कर दिया। तो ये हो गया कि ये इसने इस स्पेसिफिक एंटी माइक्रोबियल से रेजिस्टेंट हो गया ये। और ये किस में हमें देखने को मिलता है? ये हमें देखने को मिलता है सल्फोनामाइड्स में। अब देख लेते हैं डिक्रीज़ इन परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी डिक्रीज़ होगी, इसका मतलब घर के अंदर नहीं जाने दे रहा है इसको डीमन को। अब देखो घर के अंदर नहीं जाने दे रहा है, इसका मतलब नंबर प्लेट लग गया घर के बाहर ही कि इसके आगे नो एंट्री, मतलब डीमन यू डू नॉट हैव टू एंटर इनटू दिस हाउस, इसके आगे। तो आगे में क्या आ रहा है? AGE, और AGE मतलब अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो अमाइनोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? डिक्रीज़ इन परमिएबिलिटी करा देते हैं। इसका मतलब वो एंटर नहीं होने देते उसको, ड्रग को या किसी भी एंटी माइक्रोबियल को। ठीक है, सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस था कि वो उसको अंदर आने ही नहीं दे रहा है। अंदर आने ही नहीं दे रहा है, इसका मतलब परमिएबिलिटी जो थी वो इनहिबिट कर रहा है। परमिएबिलिटी इसका मतलब घर के आगे नहीं आने दे रहा है, इसके आगे नो एंट्री, तो AGE से हो जाएगा अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। तो जो एंट्री होती है उसको इनहिबिट करते हैं हमारे अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। अगर मान लो घर के अंदर आ भी गया तो ये टाइगर जो कि 4 पहियों वाली साइकिल पे है ये इसको भगा देगा। तो ईफ्लक्स पम्प्स जो होते हैं उनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं ड्रग्स के जो कि ईफ्लक्स पम्प से निकलते हैं? दैट इज़ टाइगेसाइक्लिन एंड टेट्रासाइक्लिन। अब मान लो वो आ भी गया तो हम क्या करेंगे? जो उसका टारगेट है उसको ऑल्टर कर देंगे। वो आया वर्षा के लिए था लेकिन हमने उसका नाम रख दिया मरसा, और वो कौन थी? क्वीन। तो उसके एग्जाम्पल हो जाएंगे ऑल्टर्ड ड्रग टारगेट के फ्लोरोक्विनोलोन्स, VRSA, MRSA। अब मान लो वो आ भी गया तो हम उसको इनएक्टिवेट करेंगे। इनएक्टिवेट करने के लिए एक चीज़ बना रहा है कौन? ये बेटा, जो कि कम एज का है और ये चीज़ बना रहा है विद द हेल्प ऑफ दैट फेविकॉल। तो बेटा से हो जाएगा बीटा लैक्टम्स, और कम एज का है तो AGE से हम क्या करेंगे? अमाइनोग्लाइकोसाइड्स, और फेविकॉल से बना रहा है तो क्लोरामफेनिकॉल। अब ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म में हम देखेंगे एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड, ये आपको याद ही करना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमने पाँचों के पाँचों जो मैकेनिज्म ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल याद कर लिए हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट द ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस। इसका मतलब ये ऑर्गेनिज्म जो था इसने बहुत सारी चीज़ें यूज़ करके, कभी ईफ्लक्स पम्प्स यूज़ करके, कभी इनएक्टिवेटिंग एंजाइम्स यूज़ करके, कभी ऑल्टर्ड मेटाबॉलिज्म वाली स्ट्रेटजी यूज़ करके इसने क्या करा है कि एक्वायर कर ली है रेजिस्टेंस अगेंस्ट सर्टेन एंटी माइक्रोबियल। तो इसको अकेले को चैन नहीं है कि ये मैं रेजिस्टेंट हो गया तो मैं रेजिस्टेंट हो जाऊँ। इसको अपने भाई बंधुओं को भी रेजिस्टेंट बनाना है, इसको अपने बच्चों को भी रेजिस्टेंट बनाना है जो ये बच्चे पैदा करेगा। तो इसी तरीके से हम देख लेते हैं ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस। ये जो ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस होता है ये वर्टिकल भी हो सकता है और हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है। वर्टिकल ट्रांसमिशन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब
जो पेरेंट्स होंगे वह अपने ऑफस्प्रिंग्स जो होंगे उनमें ये रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र करेंगे। इसका मतलब ये वन जनरेशन टू द अदर जनरेशन इनकी जो रेजिस्टेंस है वो चलती जाएगी। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन के बारे में। हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन क्या होता है कि सेम जनरेशन के जो लोग होते हैं वो आपस में एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होते हैं उसको शेयर करते हैं। इसका मतलब कि अगर इसके अंदर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस है तो ये विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई या वॉट एवर ये इसको अपनी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होगा वो ट्रांसफ़र कर देगा। तो इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्टिकल ट्रांसमिशन के बारे में। वर्टिकल ट्रांसमिशन क्या होता है कि ट्रांसमिशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। सो द ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन एंड दिस अकर्स बाय म्यूटेशन। ठीक है कि इसकी डीएनए वगैरह में म्यूटेशन हो गई जिसकी वजह से इसने इसका डीएनए एक्वायर किया तो ये इसको भी म्यूटेंट डीएनए मिल गया। अब हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन की। इसमें क्या होता है कि दोनों के दोनों सेम जनरेशन के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो रेजिस्टेंस जो होता है उसको ट्रांसमिट कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम वन बैक्टीरिया टू अदर इन सेम जनरेशन। ये किस चीज़ तरीके से हो सकता है? अब ये 3 तरीके से हो सकता है। इट मे बी विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन, मे बी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसडक्शन और मे बी विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो हॉरिजॉन्टल ट्रांसमिशन जो होता है उसके 3 तरीके होते हैं, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कॉन्जुगेशन के बारे में। कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट करना, इसका मतलब दिस इज़ द कॉन्जुगेशन। इसमें क्या होता है कि 2 माइक्रोब जो होते हैं वो अपनी रेजिस्टेंस जो होते हैं वो ट्रांसफ़र करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ सेक्स पिलाई। मतलब ये वाला जो माइक्रोब है ये अपनी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो होगा वो ट्रांसफ़र करेगा टू सम अदर माइक्रोब विद द हेल्प ऑफ सेक्स पिलाई। इसी प्रोसेस को हम बोल देते हैं कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन इज़ ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस थ्रू सेक्स पिलाई and the most common method of horizontal transfer is this only, which is conjugation. तो conjugation जो होता है this is the most common way of horizontal transmission of resistance. अब हम देख लेते हैं ट्रांसडक्शन के बारे में। तो ट्रांसडक्शन मतलब ये ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन काफ़ी मतलब ऐसा है ना कि मिक्स हो जाता है। तो ट्रांसडक्शन के लिए मैं आपको बताती हूँ, ट्रांसडक्शन मतलब इंट्रोडक्शन आपसे अगर किसी का कराएंगे तो किसी नए इंसान का कराएंगे या नई चीज़ का कराएंगे। तो इसका मतलब हम अब तक देख रहे थे 2 वैसे ऑर्गेनिज्म के बारे में कि चलो बैक्टीरिया है या कोई और माइक्रोब है, लेकिन इस फिल्म में एक नए जो स्पीशीज़ है इसका इंट्रोडक्शन हुआ है, दैट इज़ अ बैक्टीरियोफेज वायरस। ये बैक्टीरियोफेज वायरस क्या करेगा, ये रेजिस्टेंस, ये पहले इस बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, फिर उसके बाद इस रेजिस्टेंस को एक्वायर कर लेगा, उसके बाद यही बैक्टीरियोफेज वायरस जो होगा वो दूसरे माइक्रोब को इन्फेक्ट करेगा और उसको ये रेजिस्टेंस दे देगा। तो इसलिए इसको बोलते हैं हम ट्रांसडक्शन, क्योंकि ट्रांसडक्शन मीन्स इंट्रोडक्शन ऑफ a new species in the process of transfer of resistance from one microbe to another. So transfer of resistance with the help of virus, that is bacteriophage virus. You know what a bacteriophage virus is? Bacteriophage virus वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरियाज को इन्फेक्ट करते हैं। मतलब कि एक माइक्रोब जो है वो दूसरे माइक्रोब को इन्फेक्ट कर रहा है। अब हम बात करते हैं ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में। ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में मोर और लेस सबको ही पता रहता है, क्योंकि वो ग्रिफिथ्स ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल हम पढ़ के आए हुए होते हैं वो चूहे के ऊपर। तो उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये कोई माइक्रोब है और इसका डीएनए जो रेजिस्टेंस वाला डीएनए है ये ऐसे ही बाहर पड़ा है और किसी और माइक्रोब ने ऐसे बाहर पड़ा हुआ डीएनए ही अपने अंदर ले लिया। तो ऐसी सिचुएशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, क्योंकि माइट बी इट्स नॉट प्रिपेयर्ड टू टेक अप द डीएनए, तो इसके जो चांसेस होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। सो लेट्स टॉक अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफ़र ऑफ रेजिस्टेंस बाय फ्री इन्वायरमेंटल डीएनए। इसका मतलब ये जो फ्री डीएनए था दैट वाज फ्री इन्वायरमेंटल डीएनए और इसने इसमें रेजिस्टेंस ट्रांसफ़र कर दी। लीस्ट कॉमन मेथड ऑफ हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग रेजिस्टेंस है, ये आपको पता ही होगा। तो ये बाहर ऐसे ही पड़ा था कोई ड्रग और कोई डीएनए वगैरह के जीन जो कि म्यूटेटेड था फॉर रेजिस्टेंस, और ये आ गया हमारे इस सेल के अंदर।
तो हम देख लेते हैं कि रेजिस्टेंस अगर हमें डेवलप नहीं करवानी तो हम क्या कर सकते हैं। तो हम राइट एंटी माइक्रोबियल जो होगी वो चूज़ करेंगे। ऐसा नहीं कि किसी में भी हम कुछ भी दे रहे हैं और बिना बात के रेजिस्टेंस हो गया। तो अगर किसी के अंदर सेल वॉल नहीं है तो हमें उसको सेल वॉल इनहिबिटर्स नहीं देने हैं, वरना बिना बात के रेजिस्टेंस आएगी। कहने का मतलब ये है। गिविंग राइट डोज ऑफ एंटी माइक्रोबियल फॉर प्रॉपर ड्यूरेशन के लिए देनी है और राइट अमाउंट में इसकी डोज देनी है। प्रॉपर कॉम्बिनेशन ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स जो होता है हमें वो करना है। जैसे कि ट्यूबरकुलोसिस जो होती है उसके लिए हमें मल्टी ड्रग थेरेपी जो होती है वो यूज़ करनी पड़ती है, और ये हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के अगेंस्ट रेजिस्टेंस के काम आता है, मतलब जिससे कि हमारे एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के अगेंस्ट रेजिस्टेंस ना हो जाए, इसके भी काम आता है।